विद्यार्थी नमस्कार। आज बीए भाग प्रथम वर्ष का भौतिक भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी है। उसमें सबसे पहले एक फ्रांसीसी विद्वान था जिसका नाम था कास्ते दे बफन, जो उसने 1755 में एक अपनी उत्पत्ति संबंधी एक संकल्पना दी। इसके बाद पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 शब्द आते हैं यहाँ पर, परिकल्पना और सिद्धांत। सामान्यतः परिकल्पनाओं से मतलब एक मानसिक तौर पे की गई कुछ तथ्यों के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर कही गई बात। और दूसरा होता है सिद्धांत। सिद्धांत में कुछ तथ्य माने जाते हैं। सिद्धांत में उस सिद्धांत को जो समस्या लेके चला है उसको बाद उसके पक्ष में प्रमाण देने होते हैं, प्लस उसको सिद्ध करना होता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये वास्तव में सत्य है। तो वो सिद्धांत होता है, वो तथ्यात्मक चीज़ों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पनाएं दी गई हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वास्तव में परिकल्पनाएं ये मान लीजिए एक दंत कथाएं हैं जो प्राचीन समय से हम कुछ बातें ऐसी जो सुनते आ रहे हैं, वैसी ही जो विद्वानों ने कुछ अपनी परिकल्पनाएं दी थी उससे संबंधित है। ये परिकल्पनाओं में सबसे पहली आती है अद्वैतवादी या एक तारक परिकल्पना। वह परिकल्पना जिनकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है। इसमें बफन की परिकल्पना है, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना। ये तीनों परिकल्पना ये कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ये कहे कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किसी एक तारे के द्वारा हुई है। दूसरी ऐसी परिकल्पना है जो द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना कहलाती है। अर्थात यह परिकल्पनाएं 2 तारों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करती है। जैसे चैम्बरलेन की ग्रानो परिकल्पना, जेम्स जीन्स की जमारिया परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना, ओटो स्मिथ की अंत्य तारक धुली परिकल्पना। ये 4-5 परिकल्पनाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से नहीं 2 तारों के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। उसके बाद इन एक तारक और द्वैतारक परिकल्पनाओं के बाद तीसरी जो आधुनिक सिद्धांत आते हैं जिसमें बिग बैंग सिद्धांत है, एलन गुंथ का स्फीति सिद्धांत है। ये सिद्धांत है मुख्यतः जो पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी प्रूव करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आती है एक तारक परिकल्पना में एक कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जो 1755 ने कांट में दी थी। यह परिकल्पना न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस पर आधारित है। इस परिकल्पना में एक कांट ये कहता है कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था और इस बिखरे हुए पदार्थ है वो कठोर था, ठंडा था, उस पर ताप ज़्यादा नहीं था, गतिहीन था। इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में वो स्थिर था। उसके बाद वो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इन जो आद्य पदार्थ था उनके कणों में आपस में टकराव होने लगा और टकराव के फलस्वरूप उसमें ताप उत्पन्न हुआ और ताप के साथ साथ उसमें भ्रमण गति उत्पन्न हुई, जिससे धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा और ताप में भी वृद्धि हुई और वो वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे ये प्रोसेस कई वर्षों तक चलता रहा, हजारों वर्षों तक चलने के फलस्वरूप है एक तप्त और गतिशील न्यायिका का रूप धारण कर लिया। किसने? आद्य पदार्थ ने। ये न्यायिका तेजी से घूमती हुई अब केंद्रीय बल के कारण इस न्यायिका के मध्यवर्ती भाग में एक उभार उत्पन्न हुआ। मध्यवर्ती भाग में अब केंद्रीय बल के कारण उभार उत्पन्न होने के कारण उसमें से छल्ले बाहर निकले और ये छल्ले ग्रह का रूप धारण किया और जो इस न्यायिका का जो अवशिष्ट भाग बचा था वो सूर्य बना। तो इस प्रकार कांट ये कहता है कि क्रमशः 9 छल्ले लगातार निकले जिससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और इस प्रकार की प्रक्रिया ग्रहों में भी संचालित हुई या इस तरह की गति हुई या इस तरह का परिवर्तन हुआ
और इनकी पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रह बने। ये एक सामान्यतः ऐसा, इस परिकल्पना को सुन के ऐसा लगता है कि एक दंत कथा है या अपने आप में एक काल्पनिक बात है जो कांट ने सबसे पहले कही, पर उस समय में ये काफ़ी मानी बात थी कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति हो इस प्रकार से हुई होगी। इसकी आलोचना है। जब कांट के समकालीन विद्वानों ने कांट से पूछा कि ये जो आद्य पदार्थ था आया कहाँ से, इसके स्रोत के बारे में कुछ बताइए, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। उसके बाद उन्होंने कांट की जो परिकल्पना है उसमें आद्य पदार्थों कणों का आपसी टकराव है, वो गति विज्ञान के नियमों के अनुसार गलत है कि अपने आप टकराव कैसे उत्पन्न हुआ, और टकराव के साथ साथ ताप और आकार में वृद्धि कैसे हुई, और वृद्धि होने के साथ साथ नीहारिका में भी गति उत्पन्न हुई। तो ये अपने आप में सारी चीज़ें एक काल्पनिक, एक भ्रामक लगती है अपने आप में। और उसके बाद अंतिम जो बात यही कांट से पूछा गया कि नीहारिका से नोच छल्ले ही बाहर क्यों निकले, कम या ज़्यादा क्यों नहीं निकले, तो इसके बारे में कोई पूर्णतः जवाब नहीं दे पाया। तो इस तरह की ये एक तारक परिकल्पना। इसी तरह से दूसरी आती है द्वितारक परिकल्पना, जो दो कारकों से उत्पन्न होती है या दो तारों से उत्पन्न होती है। जेम्स जीन्स यहाँ एक विद्वान है, यह कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो ज्वार के द्वारा उत्पन्न हुई है। 1919 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति को ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा समझाने का प्रयास किया और 1929 में जेफ्रे ने इसमें कुछ संशोधन किया। जेम्स जीन्स क्या कहता है, सबसे पहले हमारे सौर मंडल में सूर्य और उसके पास में एक विशालकाय तारा था और इन दोनों के सहयोग से है वो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अतीत काल में सूर्य एक गैस के गोले की तरह था जो अपनी जगह पर स्थिर था। जेम्स जीन्स कह रहा है कि सूर्य में कोई गति नहीं थी, जबकि सूर्य के पास से जो एक विशालकाय तारा नज़दीक से गुजरा और उसका ज्वारीय बल अधिक होने के कारण उसका प्रभाव सूर्य पर पड़ा और जिसके कारण सूर्य के पृष्ठभाग में एक उभार उत्पन्न हुआ जिसको उसने फिलामेंट नाम दिया। ठीक ये इस फिलामेंट में यह बताया गया है कि इस तरह का एक फिलामेंट था और इस विशालकाय तारे के प्रभाव ज्वारीय बल के कारण फिलामेंट बाहर निकला और जैसे जैसे ये विशालकाय तारा आगे बढ़ता गया इस फिलामेंट को अपनी ओर खींचता चला गया। धीरे एक समय ऐसी स्थिति आई कि फिलामेंट सूर्य से इस सूर्य के भाग से टूटकर दूर हो गया। एक तरफ सूर्य का ज्वारीय बल था, दूसरी तरफ विशालकाय तारे का ज्वारीय बल था और नीचे के डायग्राम में इस तरह से ऐसा लगता है दोनों ओर से ये पतला खींचा हुआ भाग है, बीच में से मोटा, दोनों ओर किनारे पतले। वर्तमान में इस फिलामेंट की स्थिति के आधार पर देखें और ग्रहों की स्थिति देखें तो मध्य भाग में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो पृष्ठ भाग में अंतिम भाग में है वो बड़े ग्रह हैं, जबकि सूर्य के नज़दीकतम वाले भाग छोटे ग्रह हैं। तो जेम्स जीन्स की इस परिकल्पना के आधार पर कुछ हमें ऐसे लगता है कि वास्तव में जो ग्रहों का आकार है वो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर निर्धारित होता है। तो जेम्स जीन्स ने इस परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, फिर भी उसमें कुछ उसकी इस बात में पक्ष में कुछ विचार है। ये कहता है कि सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों का जो आकार का सत्यापन है वो उस फिलामेंट से होता है, वो मैंने समझा चुका हूँ कि उसके किनारे छोटे हैं, मध्य भाग में बड़े ग्रह पाए जाते हैं। ग्रहों का आकार संरचना भी ग्रहों के समान ही पाई जाती है, अर्थात बड़े ग्रहों के अधिक उपग्रह और छोटे ग्रहों के कम उपग्रह पाए जाते हैं। वर्तमान में जो खगोलीय स्थिति में अधिक जो बड़े ग्रह हैं उनके अधिक उपग्रह पाए जाते हैं और छोटे ग्रह उनके कम उपग्रह पाए जाते हैं। उसी के आधार पर ज्वारीय परिकल्पना से काफ़ी हद तक ये बात सिद्ध होती है। ज्वारीय परिकल्पना की कुछ आलोचना है, कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? ये कहता है, उसने कहा कि विशालकाय तारे से ये उत्पन्न हुआ, तो ये विशालकाय तारा अब कहाँ चला गया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद बी लेविन एक नाम एक विद्वान था जो ये कहता है कि ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी अत्यधिक होने से टक्कर संभव नहीं है। मान लिए टक्कर नहीं हुई, फिर भी इतने बड़े विशालकाय तारे के कारण एक सूर्य के आंतरिक भाग से फिलामेंट उत्पन्न होना और फिलामेंट के कारण